हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। अरदास क्लास में आज आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आपको भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा देश का संविधान एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं है। इसको तैयार होने में काफ़ी लंबा समय लगा है। तो जो आपको पता ही है कि हमारे देश पे ब्रिटिशों का 200 साल राज रहा है और शासन करने के लिए उन्होंने एक्टों का सहारा लिया है। ब्रिटिश संसद से एक्ट बनकर आते थे और उसी के थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत पर अपना शासन करती थी। इसी कालक्रम में सबसे पहला जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये आता है 1773 में। हाँ जी, 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें ये होता है कि जो और बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी होती है और बंगाल की प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी उस टाइम पे प्रमुख रूप से शासन कर रही होती है, भारत में व्यापारिक काम कार्य कर रही होती है। तो ये तीनों स्वतंत्र होती है, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी होती है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर अधीन कर दिया जाता है। और जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उनका नाम होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहला जो चेंज आता है 1773 में यही आता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और मद्रास और बम्बई के गवर्नर इनके अधीन हो जाते हैं। अब उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ इनको देखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होती है। हालांकि भारत का सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है ही, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत होती है, जिसमें 1774 में बंगाल में एक रेगुलेटिंग सुप्रीम कोर्ट बनता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे। जो छोटी मोटी जो भी समस्याएं होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्हें वो सुलझाने का काम करती थी। इसके साथ ये एक्ट यहीं खत्म हो जाता है। हालांकि ब्रिटिश संसद ने ये प्रावधान क्या होता है कि हर 20-20 साल में एक चार्टर एक्ट आएगा, जिसके थ्रू भारत का व्यापारिक कार्यक्रम को और साथ साथ जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसको संभाला जाए, और इसी के तरीके कालक्रम में वो एक्ट के थ्रू भारत में शासन करती है। फिर जब बंगाल और मतलब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उनको उनके अधीन कर दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। इनके साथ साथ उनके पास व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही शक्तियां होती हैं, जिसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स या विवाद चलते रहते हैं, जिसको देखते हुए 1784 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम पिट्स होता है, वो एक एक्ट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट होता है। ये 1784 में आता है। इसमें इसी समस्या का हल किया जाता है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक अलग कमेटी बना दी जाती है, एक अलग बोर्ड, और जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उसके लिए एक अलग बोर्ड बना दी जाती है। जो व्यापारिक गतिविधियां होती है उसके लिए बना दी जाती है जो कोड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो पहले से ही बनी होती है। बस इसमें से राजनीतिक गतिविधि के लिए एक नया बोर्ड बना दिया जाता है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते हैं और जो कोड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें पहले से ही 24 सदस्य होते हैं, ताकि जो राजनीतिक और व्यापारिक मामले में मतभेद हो रही थी और समस्याएं चल रही थी उसका निदान किया जा सके, जिसकी वजह से जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल है उनमें कोई रुकावट ना आए और कोई समस्या ना हो। तो इस एक्ट में भी मेजरली बस यही काम है ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, कि इसमें कार्य को 2 भागों में बांट दिया जाता है, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य के लिए होता है कोड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक कार्य के लिए होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद चार्टर्ड एक्ट आता है। सबसे पहला जो एक्ट होता है 1773 को, उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहला एक्ट होता है शासन की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए। फिर उसके बाद जितने भी एक्ट होते हैं उसको चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है क्योंकि वो उसी को कंटिन्यू करते चला जाता है। फिर 1793 में दूसरा एक्ट आता है। इसमें कुछ खास बदलाव नहीं होते हैं, बस 2 ही चीज़ होती है इसमें। पहला तो ये होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कार्यकाल को आगे 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके अलावा जो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है उसका जो वेतन होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में से जाएगा। इस चीज़ का प्रावधान किया जाता है 1793 में। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट से व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे 20-20 सालों में चार्टर्ड एक्ट आ रहा था तो आपको पता होना चाहिए कि 1773 के बाद 1793 में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं। इसके बाद 20 साल के बाद दूसरा एक्ट आता है, वो होता है 1813 में, 1813 में। इसमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं और इससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 1813 में अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापारिक शासन था या उसकी सत्ता थी, जिसमें कोई दूसरी ब्रिटिश से कोई दूसरी कंपनी का अधिकार नहीं था, जिसको देखते हुए ब्रिटिश संसद ने
जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 में। जी हाँ, और ब्रिटिश में जो और कंपनियां थी उनको भी भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई, उनको भी उसका अधिकार दिया गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए तो आई थी, लेकिन अब उसका व्यापार को और कंपनियों के साथ बांट दिया गया और उनका इस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी उनका चीन के साथ और जो चाय पत्ती का व्यापार था अभी भी उनका इस पर एकाधिकार बना हुआ था। साथ ही साथ 1813 में देखा जाए जो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ थी, मतलब बड़ी नहीं थी, छोटी सी चीज़ थी कि अब जो भारतीय लोग थे उन पे शिक्षा पर 1 लाख का खर्च करना था हर साल, वार्षिक व्यय करना था 1 लाख रुपया। और साथ ही साथ जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उनकी मशीनरीज थी, ईसाई मशीनरीज, उनको भारत में भेजा गया अपना धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 में। बस मोटा मोटी यही 3 चीज़ें। पहला कि ईसाई मशीनरीज को भारत में भेजा गया प्रचार प्रसार करने के लिए, और दूसरा कि शिक्षा पर 1 लाख का खर्च किया गया, और तीसरा जैसे कि बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, बस चीन और चाय पत्ती को छोड़कर। फिर दूसरा चार्टर्ड एक्ट आता है 1833 में, जिसमें मेजरली 3 ही चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है, अब उनका व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है। अब उनको पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक गतिविधियों में दे दिया जाता है कि अब आपसे आप सिर्फ भारत में प्रशासनिक गतिविधियां देखेंगे, व्यापार अब ब्रिटिश की और कंपनियां देखेंगे। तो इस रूप से उनका जो व्यापारिक अधिकार था, अधिकार ही पूरा खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे उनके भारत में राजनीतिक गतिविधियों में पकड़ मजबूत होती चली जाती है, इसी को देखते हुए जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, विलियम बेंटिक होता है उस टाइम 1833 में, उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पूरी सत्ता को केंद्रीकृत कर दी जाती है। सारे विधायी शक्ति, विधि बनाने की शक्ति अब सिर्फ केंद्र के पास होती है, प्रांत की शक्ति को खत्म कर दी जाती है 1833 में। और इसके साथ साथ जो उनकी कार्यकारी परिषद होती है उसमें एक अन्य सदस्य की भर्ती कर दी जाती है, वो लॉर्ड मैकाले होते हैं जो परामर्श सदस्य होते हैं, और एक आयोग गठित किया जाता है जिसमें भारत में कैसे शिक्षा होगी उसका प्रावधान किया जाता है। ये 1833 तक का एक पार्ट रहता है। फिर इसके बाद 1857 में, जैसे कि सभी को पता है, स्वतंत्रता क्रांति होती है, जिसकी वजह से सारे चार्टर्ड एक्ट को फिर से रिफॉर्म किया जाता है। स्वतंत्रता की क्रांति देखने के बाद ब्रिटिश लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो। इसको कंट्रोल करने के लिए उनके फिर आगे के प्रावधान बिल्कुल बदल जाते हैं। चार्टर्ड एक्ट यहीं तक के लिए होता है, आगे से जो बनते हैं वो सारे होते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।